वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट और इसमें चैप्टर 6 सहीदारी फॉर्म का समापन, और समापन में हम पढ़ रहे हैं वसूली खाता। वसूली खाता क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये हमको इसमें पढ़ना है। वसूली खाता नाममात्र का खाता होता है जो संपत्तियों की वसूली के लिए और दायित्वों के भुगतान को लेकर बनाया जाता है। इससे होने वाला जो भी लाभ या हानि है वो सभी साझेदारों को उनके पूंजी खाते में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है उनके लाभ विभाजन के अनुपात में। अब हम देखेंगे कि वसूली खाते में रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें डेबिट में लिखी जाती हैं, कौन सी चीज़ें इसमें क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। ये कॉलम से पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जितनी भी संपत्तियां होंगी जो चिट्ठे में दर्शाई गई हैं, चिट्ठे में जो उनका मूल्य दिया गया है वो मूल्य पुस्तकीय मूल्य कहलाता है। उस मूल्य पर सबसे पहले सभी संपत्तियों को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू गुडविल, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, टू इन्वेस्टमेंट और टू अदर असेट्स। जितनी भी असेट्स हैं वो सब डेबिट साइड में आ गई। उनके पुस्तकीय मूल्य मतलब जो मूल्य आपको चिट्ठे में दिया गया है। उसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। बाय लायबिलिटीज़ करके लायबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन फंड। ये सारी जो लायबिलिटी हैं ये इनके पुस्तकीय मूल्य पर क्रेडिट साइड में लिख दी जाएंगी। इसके बाद डेबिट साइड में अगर किसी साझेदार ने दायित्वों के भुगतान का जिम्मा अपने ऊपर लिया है तो वो लिख देंगे हम। जैसे सी ने लेनदारों के भुगतान की जिम्मेदारी ले ली तो यहाँ पे आ जाएगा टू सीज कैपिटल और करंट। जो भी क्वेश्चन में दिया है अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो करंट आ जाएगा, और कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल रहेगा। इसके बाद टू कैश या बैंक अकाउंट दायित्वों का भुगतान करने पर, टू कैश और बैंक अकाउंट वसूली के खर्चों का भुगतान करने पर। इसी तरह से क्रेडिट में देखिए, अगर किसी साझेदार ने संपत्ति ले ली है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। बाय कैश ऑब्लिक बैंक, अगर जो संपत्तियां हैं वो बेचेंगे तो उनसे जो भी नगद रुपया आएगा तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर साझेदारों के पूंजी खाते में या चाल खाते में आहरण पर ब्याज की राशि दी गई है तो वो हमको इसमें लिखनी है। इसके बाद आगे देखिए आप, अगर कोई ऐसे लायबिलिटी है, ऐसे कोई दायित्व हैं जो छूट गए हैं जिनका भुगतान फर्म के द्वारा नहीं किया गया और अब उसका पता चला है तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। टू कैश पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसी तरह से अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ था तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बाय कैश रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट्स। इसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वसूली खाते का लाभ अगर होता है तो वो सभी साझेदारों के पूंजी खातों में लिख दिया जाएगा, और अगर हानि होती है तो वो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करके वसूली की हानि। तो ये अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें संपत्ति और दायित्वों के भुगतान को लेकर हमें बनाना है। संपत्तियों से वसूली और दायित्वों का भुगतान, जितनी भी संपत्तियां हैं वो पुस्तकीय मूल्य पर डेबिट में लिखी जाएगी और जितने भी दायित्व हैं वो पुस्तकीय मूल्य पर क्रेडिट में लिखे जाएंगे। उसके बाद जब दायित्वों का भुगतान होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब वो डेबिट में आ जाएंगे, और जब संपत्तियों से वसूली होगी तो वो क्रेडिट में चले जाएंगे। उसके बाद अगर क्रेडिट की टोटल बढ़ी है मीन्स प्रॉफिट होगा तो वो सभी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे दिया जाएगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाएगा। अगर डेबिट साइड की टोटल बढ़ी है इट मीन्स लॉस होगा। इसके अलावा अगर किसी साझेदार ने फर्म की कोई संपत्ति को टेक ओवर कर लिया है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, और अगर फर्म की किसी लायबिलिटी का
भुगतान करने की जिम्मेदारी पार्टनर ने अपने ऊपर ले ली है तो उसको डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए हमको कुछ पॉइंट्स जो हमको याद रखना है इसमें कि साझेदारों की पूंजी स्थिर होने की दशा में वसूली खाते के लाभ हानि को उनके चालू खाते में हस्तांतरित करेंगे। पर कैपिटल अकाउंट की जगह हम करंट अकाउंट लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील होने की दशा में वसूली खाते की लाभ हानि उनके पूंजी खातों में हस्तांतरित होगी। अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि उनकी पूंजी स्थायी है तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर पूंजी स्थायी के बारे में आपको क्वेश्चन में कोई इंडिकेट नहीं किया है, कोई सूचना नहीं है, तो हम पूंजी उनकी परिवर्तनशील मानेंगे और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। यदि चिट्ठे में चालू खाते का कोई बैलेंस नहीं दिया है तो हम ये समझ जाएंगे कि पूंजी परिवर्तनशील है। अब हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो वसूली खाता बनाते समय ध्यान में रखना है कि किन को हमें वसूली खाते में लिखना है और किन आइटम्स को हमें वसूली खाते में नहीं लिखना है। सबसे पहले देखिए आप, रोकड़ और बैंक का जो शेष होता है वो वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियों के शेष जैसे कि स्थगित आगम व्यय आदि का हस्तांतरण वसूली खाते में नहीं किया जाता है। जैसे लाभ हानि का नाम शेष, इन खातों की बाकी को साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के ऋण खाते, संचित लाभ एवं कोष को वसूली खाते में नहीं लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में साझेदारों से संबंधित ऋण या उससे संबंधित कोई संचित कोष दिया है तो आपको उसको वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। साझेदारों के ऋण खातों के शेष के लिए पृथक खाता खोलकर दायित्व का निपटारा किया जाता है। मतलब जो साझेदारों के द्वारा लिया गया लोन है वो उसमें नहीं लिखा जाता है। अवितरित लाभ व संचय को वसूली खाते में नहीं लिखा जाता है, इनको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, सबसे पहले कि कैश और बैंक के जो बैलेंस हैं उनको हमें वसूली खाते में नहीं लिखना है। इसके बाद जो भी कृत्रिम संपत्तियां हैं जैसे स्थगित आगमगत व्यय, इनको वसूली खाते में नहीं लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। साझेदारों के पूंजी खाते, ऋण खाते, संचित लाभ एवं कोष, इनको भी वसूली खाते में नहीं लिखना है। साझेदारों के ऋण खातों के शेष के लिए पृथक खाता खोलकर उस दायित्व का निपटारा होगा, और अवितरित लाभ को भी हमें इसमें नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए आप, दायित्व और उनके प्रावधानों को अलग अलग मानते हुए अलग से हस्तांतरित किया जाता है। जैसे कि लेनदारों को वसूली खाते के जमा पक्ष में सकल मूल्य पर व लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान डेबिट पक्ष में अगर ये दिया है तो हमें इनको अलग अलग मानकर इनको अलग से हस्तांतरित करना है। यदि प्रश्न में किसी दायित्व के भुगतान के बारे में सूचना नहीं दिए तो ऐसी कंडीशन में जो उसका पुस्तकीय मूल्य है वही उसका भुगतान मूल्य भी माना जाएगा। जिससे मान लीजिए कि लेनदार हैं, लेनदार 10,000 रुपये के हैं और लेनदारों के भुगतान के संबंध में आपको कोई सूचना नहीं दी गई है तो भी हमें लेनदारों का भुगतान करना है, क्योंकि वो आउटसाइडर लायबिलिटी है, बाहरी दायित्व है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी फर्म का समापन होता है तो जो बाहरी दायित्व है उनका भुगतान पहले किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई सूचना नहीं दी है, तो हम ये मानेंगे कि 10,000 रुपये के जो लेनदार थे उनको भुगतान में पूरे 10,000 रुपये दिए गए। अमूर्त संपत्तियां जैसे ख्याति आदि का विक्रय मूल्य नहीं देने पर उनका मूल्य 0 माना जाएगा। मूर्त संपत्ति या वास्तविक संपत्ति का विक्रय मूल्य नहीं देने पर उनका पुस्तकीय मूल्य ही विक्रय मूल्य माना जाएगा। अगर उनका विक्रय मूल्य नहीं दिया है कि संपत्तियों को बेचने से इतना रुपया वसूल हुआ, ऐसा नहीं दिया है, तो जो उनका पुस्तकीय मूल्य है वही मूल्य उनका विक्रय मूल्य आपको मानना है। कब? वसूली खाता बनाते समय। यदि किसी संपत्ति को व्यापार के लेनदारों को उनकी राशि के भुगतान के बदले में दे दिया जाता है तो शेष देय शुद्ध
देय शुद्ध राशि के भुगतान का ही वसूली खाते में लेखा किया जाएगा। मतलब जिस प्राइस पर वो उनको दी गई है उसी का लेखा आपको वसूली खाते में करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेनदारों को उनके भुगतान के बदले में फर्नीचर दे दिया या स्टॉक दे दिया। फर्म के पास कुछ संपत्तियां और दायित्व ऐसे होते हैं जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं होता है, अर्थात इनका मूल्य फर्म की पुस्तकों में नहीं होता है, पर इन छिपी हुई संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को वसूली खाते के डेबिट साइड तथा छिपे हुए दायित्व के भुगतान की राशि को समाकलन पक्ष मतलब क्रेडिट साइड में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थे कुछ बातें जो हमें वसूली खाता बनाते समय ध्यान में रखनी है। थैंक यू।